participation of all stakeholders. Of Africa, Latin America and the world's largest democracy by making 5 members more equal than others in this very room. G20 presidency, one earth, one family, one future. Does the Council's normative framework eliminate inequality? दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में भारत लगातार गदर काट रहा है। एक बार फिर से भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भरी हुई सभा में कुछ ऐसा धमाका किया है कि चीन छोड़िए, इस बार बाकी के सभी P5 नेशन मुंडी नीची करके सुनते रहे। दोस्तों, पिछली बार जब भारत ने यूएन की लंका में आग लगाई थी तो चीन केवल 72 घंटे के अंदर ही तड़फड़ा उठा था। इसे आप भारत का भोकाल ही कह सकते हैं कि उसके मुंह से भारत के खिलाफ एक सिंगल वर्ड भी नहीं निकला। और इस बार तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, या ठीक से कहें तो हिंदुस्तानी शेरनी रुचिरा कंबोज ने दहाड़ते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मौलिक संरचना पर ही सवाल उठा डाले हैं। दोस्तों, इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन को लेकर के काफी एक्टिव हैं, लेकिन दोस्तों यहीं से कुछ सवाल खड़े होते हैं कि भारत क्यों इतना उतावला हो रहा है। जिस संस्था ने 77 साल में कुछ नहीं किया, वहां भारत को अब क्या मिल पाएगा? क्या चीन अब सरेंडर कर चुका है? क्या P5 नेशंस अपनी शातिर चालों को छोड़ चुके हैं? और क्या भारत की शेरनी रुचिरा कंबोज की दहाड़ के बाद भी क्या यह संस्था सुधर पाएगी? तो दोस्तों, इन सवालों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, भारत की शेरनी रुचिरा कंबोज ने स्विट्जरलैंड के यूएनएससी चीफ बनने पर ऐसा कुछ कह दिया है कि दुनिया में फिर से हल्ला मच गया है। मतलब एक ही महीने में अब ऐसी कौन सी आग लग गई है जिसके बाद सभी देशों को मिर्च लग गई है? तो दोस्तों, आपको ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि ताजा मामला क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि अब तगड़ा बवाल कट चुका है और खेल अब हो करके रहेगा। दोस्तों, यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने खुले मन से पूछा कि क्या 5 देशों को दुनिया के 188 देशों की तुलना में ज्यादा सम्मान देकर बाकी देशों का अपमान नहीं किया जा रहा? क्या इससे यह संस्था महत्वहीन नहीं हो जा रही है? रुचिरा कंबोज ने कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल को फ्यूचर प्रूफ करना है या फिर इसका खुद का भी भविष्य बचाना है, उसे सुरक्षित करना है, तो जरूरत सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस बात की है कि इसके इतिहास से सबक ले लिया जाए। भारत का इशारा साफ था कि यह संस्था आज भी समानता में भरोसा नहीं करती है। यह 1945 के माइंडसेट के साथ काम करती है। यह अफ्रीका के पूरे महाद्वीप, लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीप और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को नजरअंदाज कर रही है। इसने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ है। उन्होंने यूएन की असली रग दबाते हुए कहा कि क्या परिषद का यह ढांचा असमानता को खत्म करने के लिए बना है या फिर उसे बढ़ाने के लिए? यह आज भी जवाबदेह नहीं है। यह क्या दुनिया को सुरक्षा दे सकती है जब यह खुद ही फ्यूचर प्रूफ नहीं है? मतलब भारत ने दोस्तों एक बार फिर से इस संस्था के डहने की ओर इशारा कर दिया है। भारत ने क्लियर कहा है कि इसमें बेजुबानों को आवाज देने की ताकत होगी, तभी ये दुनिया को लीड कर पाएगी। लिहाजा तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल में रीजनल मुद्दों को तवज्जो दी जाए और रीजनल संगठनों के साथ मिलकर के काम किया जाए। इससे पहले भी दोस्तों भारत ने सभी वीटो पावर नेशन से वीटो पावर छीन लेने का आह्वान किया था, जो बार बार कह रहे थे कि दुनिया के ज्यादा देशों को वीटो देने से स्थिति बिगड़ जाएगी। भारत ने हुंकार लगाई थी कि अब 5 देशों की दादागिरी नहीं चलने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को भी वीटो देना ही पड़ेगा, वरना भारत लात मार करके इस संस्था से बाहर हो जाएगा। क्योंकि 77 साल में कुछ नहीं हो सका तो फिर इससे जुड़े रहने में कोई फायदा भी नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हमें अब इस यूएन में बने रहना चाहिए? तो आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हम शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। निशस्त्रीकरण का मुद्दा हो, पीस कीपिंग मिशन हो, भारत ने बढ़ चढ़कर हर जिम्मेदारी निभाई है। अब जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री पावर डायनेमिक्स में और फाइनेंशियल पोजीशनिंग में बदलाव हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तेजी के साथ बदल रही है और अब भारत एक बड़ी भूमिका में आ चुका है। ऐसे में ये संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म्स हमारी राह को आसान बना सकते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि इसकी मदद से भारत सुपर पावर वाली पोजीशन में पहुंचने में बहुत जल्द बड़ी छलांग मार सकता है। क्योंकि हम जब भी कोई बड़ा स्टेप लेते हैं तो चीन चौंच निकाल करके सामने आ जाता है। लिहाजा यूएन में हमारी
पोजीशन स्ट्रांग रही तो फिर एशिया में पावर बैलेंसिंग हो जाएगी, और इसी के लिए भारत हाथ पैर मार रहा है, जिसे दुनिया भी सलाम ठोकने लगी है। दुनिया के 90% देश भारत के सपोर्ट में आ चुके हैं, भारत के झंडे तले आ चुके हैं, लेकिन क्या यह राह आसान हो चुकी है? तो भैया अभी रोड़े बहुत सारे हैं, और इसे आप समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भारत सरकार कैसा बड़ा पंगा ले रही है, क्योंकि इस सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोप का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा है। अब अगर यूएनएससी में जर्मनी भी आ जाता है तो फिर इन पश्चिमी देशों का दबदबा फिर से बढ़ जाएगा। जापान की बात करें तो वो एशियाई देश जरूर है, लेकिन वो भी G7 का मेंबर है, जो एक एडवांस इकोनॉमीज का ग्रुप है, और जापान हमेशा से ही वेस्ट के सपोर्ट में रहा है। मतलब ये कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जापान भी एंट्री मारता है तो फिर इस काउंसिल पर वेस्ट का ही डोमिनेंस रहेगा, और दोस्तों यही कारण है कि रसिया शायद ही जर्मनी को सपोर्ट करे। तो वहीं अपने दुश्मन जापान और भारत को लेकर के चाइना कभी भी हामी भरने वाला नहीं है। मतलब इस हाई टेबल या फिर ये कहें कि कॉफी क्लब में काफी सारे मतभेद हैं। बड़ा पंगा यही नहीं है, बल्कि कुछ और देश भी चौंच निकालेंगे, जैसे जर्मनी के नाम पर इटली, तो भारत के नाम पर पाकिस्तान, तुर्की और नॉर्थ कोरिया। तो वहीं ब्राजील को लेकर के इसी टोली का मेंबर है अर्जेंटीना, वो भी मुंह निकालेगा, जिसको घोर आपत्ति है। भारत को लेकर के अच्छी बात यह है दोस्तों कि 4 परमानेंट मेंबर्स यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका फुल्ली एग्री हैं, खुलेआम ऐलान कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अंदर खाने उन्हें भी मालूम है कि बिना हाय तौबा मचाए कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा खुलेआम सपोर्ट करके वो डिप्लोमेटिक प्रॉफिट जरूर ले रहे हैं। ये बात भारत भी समझ चुका है। दरअसल इसे आप लॉलीपॉप पॉलिटिक्स कह सकते हैं, और इसी पर भारत ने अब वार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस पूरे गेम में यूएन के सुपर बॉस यानी कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा गणित फंसा रखा है। एक तो वो G4 के मेंबर ब्राजील का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, साथ ही वो यूएन के सीमित एक्सपेंशन की बात करता है। मतलब यूएनएससी में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की टोटल तादाद 21 तक सीमित कर दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो अफ्रीका के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। लेकिन वो 2 मेंबर्स कौन होंगे, इसको लेकर अफ्रीकन यूनियन एक राय नहीं है, वो खुद बिखरा हुआ है। वहां से नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका अपना दावा ठोक सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों बड़ा पेंच खाड़ी देशों का आ जाता है, जो खुद को अफ्रीका का ही पार्ट मानते हैं। यानी कि दोस्तों जब तक अफ्रीका खुद डिसाइड नहीं कर लेता कि उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा राड़ा तो यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के लिए दावा ठोकने वाले देशों की तादाद ही 25 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में अमेरिका वाला 21 वाला गणित सेट भी नहीं बैठता है। कुछ और भी पंगे हैं दोस्तों। बात यह है कि डेवलपिंग नेशंस चाहते हैं कि भाई इस यूएन में रिफॉर्म हो, लेकिन इसके लिए भी यूएनजीए यानी जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत की दरकार है, जिसको लेकर के कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है। अब दोस्तों भारत की बात करते हैं तो भारत क्या कर रहा है? तो भारत अभी यूएन की जनरल असेंबली में कह चुका है कि एक्सपेंशन के लिए कोई भी फॉर्मूला निकालो और चार्टर अमेंडमेंट करो। लेकिन मुश्किल यही हो रही है कि जब भी यूएन में एक्सपेंशन का मसला आगे बढ़ता है, वैसे ही चीन टांग अड़ा देता है। भाई साहब वो इतना शातिर कदम उठाता है कि अध्यक्ष तक को भी नहीं छोड़ता, वो उसको भी हटवा देता है, और इस दादागिरी से पूरी दुनिया परेशान होती है। लिहाजा पर्दे के पीछे से चीन की इस दादागिरी की काट निकालने के लिए भारत ने ब्राजील, जापान और जर्मनी से हाथ मिलाया, जिसे G4 ग्रुप कहते हैं। तो वहीं भारत ने अब बेहद एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट्स जिनको सुनकर ही चीन का गला सूख गया है, क्योंकि भारत ने कहा है कि अगर वीटो नहीं दिया जा सकता तो फिर इस वीटो का झमेला ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये P5 नेशंस दुनिया के 188 देशों पर दादागिरी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अपने वीटो पावर पर संकट मंडराता देख चीन ने आनन फानन में यूएनएससी में मीटिंग्स करना शुरू कर दिया, और बाकायदा कहा कि भाई अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। उसके छोटे देशों को भी इसमें शामिल करने की उसने वकालत की, और इसी दौरान उसने भारत के नाम पर चूं तक नहीं निकाली। दोस्तों चीन ने यह सब तब किया जब भारत ने उसकी हलक में हाथ डाल दिया, और कहा भी जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर कोई बड़ी आफत ना आ जाए या फिर कोई बड़ा स्वार्थ ना हो। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत ने चीन वाली कुर्सी के नीचे कंटीली झाड़ बांध दी है। बैठा तो दर्द होगा और नहीं बैठा तो खुद की हालत खराब होगी। मतलब यह है दोस्तों कि भारत ने इस बार 188 देशों की बात कर डाली, ऊपर से अफ्रीकी देशों, खाड़ी देशों और लैटिन अमेरिकी देशों को भी साध लिया कि भाई आपका मेरे अलावा दुनिया में कोई बड़ा दोस्त नहीं है। चीन तो आपकी राह में केवल कांटे बिछा रहा है। लिहाजा अब चीन अगर कुर्सी पर बैठता है, मतलब इनकी बात नहीं मानता है, तो ये 3 तरह के कांटे उसे चुभने वाले हैं। ये उसे अपने देशों के मार्केट से निकाल फेंकेंगे, और अगर चीन उनकी बात मान लेता है तो भारत दुनिया का सबसे
मजबूत दावेदार देश है उसको कोई भी यूएनएससी की सीट के लिए इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी भारत सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मिलिट्री पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 नेशंस में शामिल हो चुका है, स्पेस पावर में चौथी कंट्री बन चुका है और सबसे बड़ी बात इस वक्त 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और दोस्तों यही पैरामीटर्स होते हैं दुनिया पर राज करने के। वैसे भारत के पास एक और ताकत है और वो है दिल जीत लेने वाली ताकत, जिसका दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। जिस संस्था की हाई टेबल के लिए भारत कोशिश कर रहा है उसको भी भारत हर साल $40 मिलियन का ग्रांट देता है। उसकी पीस कीपिंग मिशंस के अंदर 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स भेज चुका है और अब दोस्तों यूएन में टीम मोदी एक के बाद एक तगड़े बवाल काट रही है। अब अगर एक बार यूएनएससी का चार्टर रिव्यू हो जाता है, मतलब एक बार नियम बनकर के तैयार हो जाते हैं, तो हमारी उम्मीदवारी की मांग कहीं ज्यादा मुखर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भी 90% कंट्रीज भारत के सपोर्ट में हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि महासभा के इलेक्शंस में हमें बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन तमाम उम्मीदों के बावजूद स्थायी सदस्यता का मामला बेहद जटिल है। लेकिन कहा जाता है कि कूटनीतिक गुणाभाग कर सही से सेट हो जाता है तो फिर यह चुटकियों में हल हो जाएगा। वैसा ही जैसे पिछली बार यूएन में एक्सपेंशन हुआ था जो 8 से 60 साल पहले हुआ था। वैसे दोस्तों इस वक्त G20 देशों से भी काफी उम्मीद है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा लोचा चीन और अमेरिका को लेकर के है और इस वक्त रूस और अमेरिका के रिश्ते भी इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई आम सहमति बनना मुश्किल है। ऐसे में इसके जरिए भी कोई बड़ा हल निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर भारत ने यूएन में ऐसा ही एग्रेशन कायम रखा तो फिर कुछ ही वक्त में बात बन सकती है, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद भारत वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बन जाएगी। और इसी दौरान मोदी सरकार ने तगड़े कदम उठाए हैं। भारत न केवल जरूरत के समय दूसरों की मदद कर रहा है, बल्कि कैरिबियाई या फिर पैसिफिक ओशन के देशों के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत कर चुका है। अब जैसे जैसे हमारी वैश्विक भूमिका बढ़ती जाएगी, संयुक्त राष्ट्र तो क्या दुनिया की कोई भी संस्था अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए खुद ब खुद भारत के पास आएगी। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।